अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लोग टेक्सटाइल कलरेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए ताकि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाए। काफ़ी कंसाइज लेक्चर्स हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, कलरेशन समझने के लिए हम उसकी डेफिनेशन समझते हैं। व्हाट इज़ कलरेशन? किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर हम कलर इम्पार्ट कर रहे होते हैं तो उसे हम कलरेशन का प्रोसेस कह रहे होते हैं। टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग का एक मेन पार्ट है कलरेशन, जिसमें हमारे पास डाइंग और प्रिंटिंग आ जाएगा। मतलब हम या तो थ्रू आउट द सबस्ट्रेट कलर इम्पार्ट करते हैं तो उसे हम डाइंग कहेंगे, या फिर हम किसी लोकलाइज्ड एरिया के ऊपर कलर इम्पार्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर पैटर्न में तो उसे हम प्रिंटिंग कहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो कलरेशन है उसके अकॉर्डिंगली जिस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर भी हम कलर इम्पार्ट कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? सबस्ट्रेट कहलाएगा। उसके अंदर हमारे पास डोप हो सकता है, फाइबर, स्लाइवर, यार्न, फैब्रिक या गारमेंट हो सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जिन केमिकल्स के थ्रू कलर इम्पार्ट किया जाता है उन्हें हम कलरेंट कहते हैं, जिसके अंदर यूजुअली हमारे पास दो ही तरह के केमिकल्स हैं, एक डाइज हैं और एक पिगमेंट्स होती हैं। क्या डिफरेंसेस हैं थोड़ा आगे जाके हमें क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट भी। जब हम कलर इम्पार्ट कर देते हैं तो हमें हमारा रिक्वायर्ड कलर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है और एक अनवांटेड प्रोडक्ट भी मिलता है जिसे हम एफ्लुएंट कहते हैं। ज़ाहिर है, याद रखिएगा कि बग़ैर लिक्विड का इस्तेमाल किए ये केमिकल्स फैब्रिक के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमारे पास जो मीडियम है, मीडियम ऑफ पेनिट्रेशन बेसिकली वो लिक्विड होता है, वाटर होता है। और अक्सर हमारे पास इस प्रोसेस में वेस्ट वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है जो कि क्या कहलाता है? एफ्लुएंट कहलाता है। अब हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट में आजकल एक बहुत ज़्यादा मशहूर टर्म चल रही है, सस्टेनेबिलिटी। जितना ज़्यादा हम पॉल्यूशन फैलाएंगे इन्वायरमेंट के अंदर उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगी। न्यू जनरेशन्स के लिए इन्वायरमेंट सस्टेनेबल नहीं रहेगी, तो उसे सस्टेन करने के लिए हमने पॉल्यूशन मिनिमाइजेशन पे काम करना है। लिहाजा हम कलरेशन के प्रोसेस में भी कोशिश करते हैं कि एफ्लुएंट मिनिमाइज़ हो सके, वेस्ट वाटर मिनिमाइज़ हो सके। तो ये एक तरह से सस्टेनेबल प्रोसेस कहलाएगा अगर हमने वेस्ट वाटर रिड्यूस कर दिया या पॉल्यूशन रिड्यूस कर दी किसी भी तरीके से। अच्छा, अब हम कलरेंट्स की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास दो मेन टाइप्स ऑफ कलरेंट हैं जिसके अंदर हमारे पास डाइज और पिगमेंट्स हैं। डाइज और पिगमेंट्स के अंदर एक्चुअल डिफरेंस समझने के लिए इस डायग्राम को गौर से देखिए। इस डायग्राम के अंदर ये आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर डाई सॉल्यूशन हो सकता है या फिर कलरेंट सॉल्यूशन आप उसे समझ लें फ़िलहाल। ठीक है, इस तरह का जो भी सॉल्यूशन होगा उसे हम लिकर बात कह रहे होंगे सॉल्यूशन के बाद को। और यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है, इमेजिन करें कि एक सबस्ट्रेट है। सपोज़ ये एक फैब्रिक है और ये जो रेड पार्टिकल्स हैं इन्हें आप समझ लें कि ये कलरेंट है। उस कलरेंट का सबस्ट्रेट की तरफ अट्रैक्ट होना क्या कहलाता है? एफिनिटी कहलाती है। द टेंडेंसी ऑफ सबस्ट्रेट टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट, द टेंडेंसी ऑफ कलरेंट टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सबस्ट्रेट इज कॉल्ड एफिनिटी। ठीक है, और अगर वो सबस्ट्रेट के ऊपर जाके चिपक जाए तो उसके ऊपर स्टिक होने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? सब्सटेंटिविटी कहेंगे। ठीक है, ये दो टर्म्स याद रखिएगा। एफिनिटी सबस्ट्रेट के ऊपर लेकर आती है और सब्सटेंटिविटी उसके ऊपर होल्ड करवाती है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अगर कलरेंट में हैं तो वो डाइस कहलाएंगी, अगर ये दोनों ही नहीं हैं तो वो पिगमेंट्स कहलाएंगे। याद रखिएगा, पिगमेंट्स ना फैब्रिक की तरफ जाते हैं ना उसके ऊपर स्टिक करते हैं। तो जाहिर है इनको अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे एक एडिशनल केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बाइंडर कह रहे होते हैं। ठीक है, और क्या डिफरेंसेस है डाइज और पिगमेंट्स के दरमियान? कि पिगमेंट्स का पार्टिकल साइज कंपैरेटिवली बिग होता है और डाइस का कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है। ये चार मेन डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं। आगे चलते हैं, अब सबस्ट्रेट के बारे में भी बात कर लेते हैं। हमारे पास ये 6 इम्पॉर्टेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं जहाँ पे टेक्सटाइल प्रोडक्ट को डाई किया जा सकता है। हर स्टेज की एक अलग तरह का इन्फ्लुएंस होता है, अलग तरह के इफ़ेक्ट्स मिल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम गारमेंट को डाई करें तो गारमेंट के ऊपर जहाँ पर भी सीम होती है या हेम होती है वहाँ पे स्टिचिंग की वजह से कहीं पे डाई ज़्यादा पेनिट्रेट हो रही होती है, कहीं पे कम पेनिट्रेट हो रही होती है, जिसकी वजह से लाइट और डार्क शेड्स आ रहे होते हैं जिसको हम हाई लोज कह रहे होते हैं। उन हाई लोज को अचीव करने के लिए हम अक्सर गारमेंट डाइंग प्रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक तरह का कैजुअल लुक होगा, फॉर्मल लुक नहीं होगा। अगर थ्रू आउट द फैब्रिक मुझे सेम पेनिट्रेशन चाहिए डाइस की तो मुझे फैब्रिक स्टेज के ऊपर उसे डाई करना पड़ेगा।
ताकि उसके ऊपर इस तरह की हाई टेंशन पर्टिकुलर जगहों पे ना हो, ताकि डाई अच्छे से उसमें पेनिट्रेट हो जाए। तो फैब्रिक स्टेज पे डाई करते हैं ताकि थ्रू आउट द फैब्रिक सेम कलर इवननेस के साथ अचीव हो सके, ताकि हमें फैब्रिक पे फॉर्मल लुक मिल जाए। इसी तरीके से यार्न डाइंग कहाँ प्रेफर की जाती है समझें। बिलफर्ज आपके पास नॉर्मली कोई चेक शर्ट है या स्ट्राइप्स वाली शर्ट है, तो उसके अंदर बेसिकली वाप और वेफ्ट को डिफरेंट कलर से डाई करके यूज़ किया होता है, जिसकी वजह से वो चेक इफेक्ट या फिर स्ट्राइप इफेक्ट हमें मिल रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं स्लाइवर की बात करूं, तो याद रखिएगा स्लाइवर बनाने के बाद यार्न से पहले ही अगर हम स्लाइवर को डाई कर दें तो डिफरेंट कलर्स ट्विस्टेड हमें मिल रहे होते हैं। सपोज मेरे पास 8 स्लाइवर्स की डबलिंग हो रही है, जिसमें से 8 के 8 स्लाइवर्स डिफरेंट कलर्स के हैं। तो जब डबलिंग के बाद कंबाइन होके वो एक स्लाइवर बनेगा तो उसमें डिफरेंट कलर की स्ट्राइप्स आ रही होंगी। जब वो ट्विस्टिंग के थ्रू यार्न में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो सारे के सारे कलर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्विस्ट हुए हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो स्लाइवर डाइंग ट्विस्टेड कलर इफेक्ट के लिए की जा रही होती है। वहीं पर अगर हम फाइबर डाइंग की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स को अलग कलर से डाई करके अगर हम फैब्रिक बना देंगे तो हमें उसके अंदर इरेगुलर तरह से अलग अलग कलर्स नज़र आएंगे। डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे उसका कलर चेंज हो रहा होगा। एक तरह से आर्टिफिशियल लस्चर नज़र आएगा हमें, जो कि एक ऑप्टिकल इल्यूजन होगा। इसी तरीके से ये याद रखिएगा कि डोप की स्टेज पे, अब डोप क्या होता है, फाइबर फॉर्मेशन के दौरान जब पॉलीमर को लिक्विड स्टेट में लेके जाते हैं तो वो डोप होता है। अगर मैं उस लिक्विड पॉलीमर के अंदर ही पिगमेंट्स यूज़ कर लूँ तो क्या होगा, वो पिगमेंट्स कुछ भी कर लें आप, वो पिगमेंट्स उस पॉलीमर के अंदर से निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो उसके क्रिस्टलाइन रीजन में चले जाते हैं। आप इसको कितना भी हीट कर लें वो लीक आउट नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन कलर फास्टनेस हमें डोप डाइंग के थ्रू मिल रही होती है। तो ये ओवरऑल हमारे पास डिफरेंट सिग्निफिकेंस है इन सारी की सारी स्टेजेस की। आगे चलते हैं। कलरेशन समझने के लिए हमें कलर का पता होना भी बहुत ज़रूरी है, और कलर समझ आने के लिए कलर परसेप्शन का कॉन्सेप्ट ज़रूरी है कि हम कलर्स को परसीव किस तरह से करते हैं। कलर को परसीव करने के लिए हमारे पास 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसके अंदर हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट होती है, ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जर्वर होता है। इन तीनों में से एक चीज़ भी अगर नहीं होगी तो कलर परसीव नहीं हो सकेगा, कलर का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा। ठीक है, अब याद रखें सोर्स ऑफ लाइट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि वो लाइट प्रोवाइड करती है। लेकिन जब लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही होती है तो यहाँ पर दो फिनोमेना होते हैं। लाइट के सर्टेन फोटॉन्स उस ऑब्जेक्ट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कुछ फोटॉन्स रिफ्लेक्ट होते हैं। जो रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं वो फोटॉन्स हमें नज़र आते हैं एक पर्टिकुलर कलर की फॉर्म में। ठीक है, और नज़र आने के लिए हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट सेल्स होते हैं आँखों में। कौन कौन से सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल्स होते हैं और एक कोन सेल्स होते हैं। कोन सेल्स बेसिकली कलर परसीव करवाते हैं। हमारे पास 3 तरह के कोन सेल्स होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। कोन सेल्स इन 3 कलर्स की डिफरेंट इंटेंसिटीज़ को कंबाइन करके हर तरह के कलर्स बना सकते हैं। अब इन्हीं 3 बेसिक चीज़ों की बिना पर हम कलर की डेफिनेशन भी बनाएंगे। कलर की डेफिनेशन समझ आने के लिए ज़रूरी है कि ये तीनों चीज़ें हमें पता हों, सोर्स, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर। तो कलर इटसेल्फ क्या है, इट इज़ अ सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय डिटेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इन आई। इस डेफिनेशन में तीनों चीज़ें इंक्लूड होंगी। अब जाहिर है लाइट है तो जाहिर है उसकी कोई सोर्स भी होनी चाहिए, और रिफ्लेक्शन हो रही है तो बगैर ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन हो नहीं सकती, और डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास आई होना ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से कलर में वेरिएशन आ सकती है इसको भी ज़रा समझते हैं। देखें, हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोर्स ऑफ लाइट। अगर सोर्स ऑफ लाइट चेंज हो जाए तो उसकी बेसिस पर भी कलर चेंज हो सकता है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर भी कभी कभी कलर वेरी कर सकता है इन केस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। कुछ ऑब्जर्वर्स इस तरह के होते हैं जिनके कुछ सर्टेन कोन सेल्स काम नहीं कर रहे होते हैं, या तो हाइपर एक्टिव होते हैं या फिर उनकी एक्टिविटी लो होती है, या फिर एक सर्टेन कलर के कोन सेल्स नहीं होते हैं, जिसको हम पर्टिकुलर केस में कलर ब्लाइंडनेस कह रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एंगल टू एंगल भी कलर्स वेरी कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया है अकॉर्डिंग टू ISO। जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है वो है 45 डिग्री एंगल। और इसी तरीके से फिर आगे रूम में अगर बहुत सारे डिफरेंट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनकी रिफ्लेक्शन से भी
एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के कलर के अंदर वेरिएशन आ सकती है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि मॉइस्चर की बेसिस पर भी ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएशन आ सकती है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई नहीं होना चाहिए फैब्रिक, और बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिहाज से जितना उसके अंदर मॉइस्चर होता है उतना ही होना चाहिए, उससे ना ज़्यादा ना कम, वरना उसका कलर वेरी कर सकता है। अच्छा, अब कलर मैचिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास। जाहिर है अगर हम डाई कर रहे हैं किसी भी फैब्रिक को, तो विदाउट कलर मैचिंग हम डाई नहीं कर सकते। तो कलर को मैच किस तरह से किया जाए, उसके लिए हमारे पास कुछ कलर सिस्टम्स हैं, इनको समझते हैं। बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको गौर से समझिएगा। इसको याद रखना भी आसान है, मैं पूरा तरीका बता दूंगा। देखें, कलर मैचिंग के लिए हमारे पास मेन सिस्टम तीन हैं। एक एडिटिव कलर सिस्टम है जिसके प्राइमरी कलर्स हैं हमारे पास RGB। इन तीन कलर्स को मिला के हर तरह का कलर हम बना सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक सब्ट्रैक्टिव कलर सिस्टम है जिसके हमारे पास प्राइमरी कलर्स हैं CMY, सियान, मैजेंटा और येलो। इन तीनों को मिक्स करके ब्लैक बन रहा होता है। लेकिन ये सब्सट्रैक्टिव कलर सिस्टम यूजुअली प्रिंटर की इंक्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है। हमारे पास ये तीन तरह की इंक्स आती हैं, सियान, मैजेंटा और येलो। इन तीनों की मिक्सिंग करके हम हर तरह का कलर बनाते हैं। वहीं पे RGB लाइट रिलेटेड सिस्टम है। जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है, जो हमारे कोन सेल्स होते हैं, वो इन तीन कलर्स के होते हैं, और इन तीन कलर्स का इस्तेमाल करके हर तरह के कलर बना रहे होते हैं। लेकिन डायर्स पर्सपेक्टिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पेंटर्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, उनके लिए भी ये वाला कलर व्हील याद रखना बहुत ज़रूरी है। कलर व्हील एक तरह की कलर अरेंजमेंट है जिसकी बेसिस पे हमारी कलर मिक्सिंग आसान हो जाती है। अब इस अरेंजमेंट को हम किस तरह से याद रखें, समझें इस बात को। देखिए, मोस्टली सभी ने इस चीज़ का नाम याद रखा होता है और बहुत छोटी क्लासेस से सुनते हुए आ रहे होते हैं, विबग्योर। बेसिकली ये रेनबो के कलर्स का सीक्वेंस है हमारे पास, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, अब याद रखिएगा, कलर व्हील का सीक्वेंस याद रखने के लिए इंडिगो और ब्लू एक ही कलर की एक तरह की डिफरेंट टोन्स हैं। तो मैं इंडिगो को हटा देता हूँ तो मेरे पास 7 की बजाय यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 कलर्स रह गए। ठीक है, जिनको याद रखना आसान है। अगर मुझे विबग्योर याद है, सिर्फ उसमें से आई हटा देना है, और VBGYOR, इसी चीज़ को हमने सीक्वेंस में अरेंज कर लिया, VBGYOR। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कलर व्हील आ गया। इसको याद रखना क्यों इंपॉर्टेंट है कलर मिक्सिंग के लिए, समझते हैं। जो अंडरलाइन किए हुए हैं यहाँ पर वो प्राइमरी कलर्स हैं। प्राइमरी कलर्स वो होते हैं जिनको मिक्स करके हम हर तरह के कलर बना सकते हैं। मतलब रेड, ब्लू और येलो कलर है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, अगर मैं दो एडजेसेंट प्राइमरी को मिलाऊंगा तो हमारे पास सेकेंडरी कलर बनेगा। जैसे रेड और ब्लू को मिलाने से मुझे वॉयलेट कलर मिलेगा, ब्लू और येलो को मिलाने से मुझे ग्रीन कलर मिलेगा, रेड और वॉयलेट को मिलाने से मुझे ऑरेंज कलर मिलेगा। ठीक है। और जो ऑपोजिट डायरेक्शन के कलर्स हैं वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहलाते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, किस लिहाज से समझें। पहली चीज़ तो ये एक दूसरे की इंटेंसिटी को रिड्यूस करने के काम आते हैं, जो कि मैचिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके अलावा सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेड कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो हमें नज़र किस कलर का आएगा, जाहिर है वो हमें रेड नज़र नहीं आएगा, क्योंकि रेड तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। बाकी सारे कलर्स वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये सारे के सारे फोटॉन्स जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इन सब का एवरेज पॉइंट कहाँ आ रहा है, रेड की बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, जो कि ग्रीन है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कलर एब्जॉर्ब होता है हमेशा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर नज़र आ रहा होता है। मतलब ये जो सीक्वेंस था मेरे पास, ये किस चीज़ का सीक्वेंस है, ये एब्जॉर्प्शन का सीक्वेंस है। लेकिन मुझे नज़र ये नहीं आ रहा होगा, मुझे बिल्कुल इसका ऑपोजिट कलर नज़र आ रहा होगा। जैसे वॉयलेट अगर एब्जॉर्ब हुआ है तो वॉयलेट का ऑपोजिट कौन सा है, येलो, मुझे येलो नज़र आ रहा होगा, जो कि रिफ्लेक्शन सीक्वेंस के अंदर है। ब्लू एब्जॉर्ब हुआ होगा तो ब्लू का ऑपोजिट क्या है, ऑरेंज, तो मुझे ऑरेंज नज़र आ रहा होगा, जो कि ब्लू का ऑपोजिट है। ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ है तो मुझे रेड नज़र आ रहा होगा, येलो एब्जॉर्ब हुआ है तो वॉयलेट नज़र आ रहा होगा, और इस तरह से हमारे पास रिफ्लेक्शन सीक्वेंस आ जाता है। हमें याद रखना कौन सा ज़रूरी है, रिफ्लेक्शन सीक्वेंस, क्योंकि ये सीक्वेंस हमें नज़र आ रहा होता है। ठीक है। लेकिन अभी तो मेरे लिए ये याद रखना आसान हुआ था, अब मैं ये भी कैसे याद रखूं, समझें। अगर ये चीज़ मुझे याद हो गई है तो मेरे लिए दूसरा सीक्वेंस याद रखना बहुत आसान है। मैंने इसको बीच में से स्प्लिट कर देना है और VBGYOR इनको आगे पीछे करके रख देना है। देखें, हमारे पास यहाँ पे VBG आ गया और YOR हमने उससे पहले लिख दिया। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन सीक्वेंस का स्पेक्ट्रम आ गया, बेसिकली रिफ्लेक्शन सीक्वेंस आ गया, जो कि याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, अब समझते हैं उस चीज़ को। बेसिकली किसी भी तरह के कलर में
हम तीन तरह के चेंजेस ला सकते हैं, या तो एक्चुअल कलर चेंज हो रहा हो, कलर चेंज को हम क्या कहते हैं, ह्यू कह रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से या तो कलर की इंटेंसिटी चेंज हो रही हो, इंटेंसिटी चेंज होने को हम क्रोमा कह रहे होते हैं, या फिर कलर की ब्लैकनेस चेंज हो रही हो तो उसे हम वैल्यू कह रहे होते हैं। अब जो ह्यू का सीक्वेंस है हमारे पास वो रिफ्लेक्शन स्पेक्ट्रम है। अगर कलर में चेंज इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा होगा तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, ह्यू का इंक्रीज होना कहलाएगा। ह्यू अगर इंक्रीज हो रहा है, सपोज रेड कलर ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, इन केस अगर कोई ऐसा सिनेरियो डेवलप होता है तो इस डायरेक्शन में जो चेंज आ रहा है वो ह्यू इंक्रीज होना कहलाएगा, जिसे हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। लेकिन इस एरो की ऑपोजिट डायरेक्शन में ह्यू डिक्रीज होता है। अगर मेरे पास ब्लू कलर वॉयलेट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ह्यू डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। आगे चलते हैं। इसी तरह से अगर कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, सपोज करेंगे ट्रांसपेरेंट है मेरे पास कोई लिक्विड, उसके अंदर मैंने डाई डाल दी, तो क्या होगा, वहाँ पे कलर की इंटेंसिटी बढ़ गई। मैंने और ज़्यादा डाई डाल दी तो इंटेंसिटी और बढ़ गई। तो इंटेंसिटी का इंक्रीज होना क्या कहलाता है, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से मेरे पास एक डाई का सॉल्यूशन है, मैंने उसके अंदर और ज़्यादा पानी डाल दिया तो क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, जिसका मतलब है क्रोमा रिड्यूस होगा। क्रोमा रिड्यूस होने को हम हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह से और समझते हैं वैल्यू में किस तरह से चेंज आ सकता है। मैंने बोला कि वैल्यू एक तरह से कलर की ब्लैकनेस है, तो ब्लैक कलर डालने से क्या होगी, वैल्यू बढ़ेगी, और वाइट कलर डालने से क्या होगी, वैल्यू कम होगी। सपोज मेरे पास रेड कलर है, रेड के अंदर अगर मैं ब्लैक डाल रहा हूँ तो मैं उसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। वैल्यू बढ़ाने को हम क्या कहेंगे, शेडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रेड कलर के अंदर ब्लैक ऐड करेंगे तो मुझे मरून कलर मिलेगा, जो कि एक तरह के रेड की शेड है। डिफरेंट शेड्स मिलते जाएंगे, ब्लैक की डिफरेंट इंटेंसिटी उसमें ऐड कर करके। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं रेड डाई के सॉल्यूशन में वाइट कलर ऐड कर रहा हूँ तो क्या होगा, मुझे पिंक टोन का कलर मिलेगा। इसे हम टिंटिंग कहेंगे, वैल्यू डिक्रीज होने को, जो कि वाइट कलर ऐड करने से मिल रही होती है। तो ये तीन तरह के कलर चेंजेस हैं हमारे पास, जो कि आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डाई से रिलेटेड। डाइज को समझना बहुत ज़रूरी है डाइंग करने से पहले। अब डाइज हमारे पास कितनी तरह की होती हैं उसकी क्लासिफिकेशन को समझने जा रहे हैं। कौन कौन सी बेसिस पे हम डाइज को क्लासीफाई करते हैं ये भी देख लें। वैसे तो बहुत सारी बेसिस पे हम डाइज को क्लासीफाई कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे चंद बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं। फॉर एग्जांपल हम डाइज को उनके ओरिजिन की बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। ओरिजिन की बेसिस पे हमारे पास दो मेन कैटेगरीज की डाइज हैं, या तो नेचुरल डाइज हैं या फिर सिंथेटिक डाइज। नेचुरल डाइज जो कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट से उनका कलर एक्सट्रैक्ट करके उनको कन्वर्ट कर रहे होते हैं डाइज के तौर पे यूज़ करने के लिए, और उसी तरह से हम सिंथेटिक डाइज बना रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, इसीलिए इनको सिंथेटिक कहा जाता है। ठीक है, तो नेचुरल डाइज मिल तो रही होती हैं हमें नेचर से, लेकिन उनकी कॉस्ट हाई होती है। क्यों? क्योंकि उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। बहुत सारी चीज़ों से प्योरिफिकेशन वगैरह के प्रोसेस के बाद हमें उसके अंदर से नेचुरल पिगमेंट मिल रहा होता है, जिसको हमने डाई के तौर पे यूज़ करना है। वहीं पे सिंथेटिक डाइज के अंदर हमारा प्रोसेस सस्ता क्यों होता है? क्योंकि हमने चंद केमिकल्स का रिएक्शन कराना होता है और हमें डाई मिल जाती है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस से नहीं गुजारना पड़ता और बहुत ज़्यादा उसकी फाइंडिंग नहीं करनी पड़ती उस पर्टिकुलर चीज़ की। ठीक है, इसी तरीके से हम कलर रेंज की तरफ आ जाते हैं। नेचुरल डाइज की कलर रेंजेस हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं होती, लिमिटेड नंबर ऑफ कलर्स होते हैं। किसी पर्टिकुलर कलर को फाइंड करने के लिए उससे रिलेटेड कोई फ्लावर ढूंढना पड़ता है या फिर और कोई ऑब्जेक्ट ढूंढना पड़ता है जिससे वो कलर एक्सट्रैक्ट किया जाए। वहीं पे सिंथेटिक डाइज के साथ ऐसा सिनेरियो नहीं है। सिंथेटिक डाइज में क्या होता है, बेसिकली हमें जिस कलर को बनाना है हम पर्टिकुलर रिएक्शंस कर करके डिफरेंट डाई मॉलिक्यूल के साइज में वेरिएशन लाके उसकी वेवलेंथ कंट्रोल कर सकते हैं कि वो किस पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है और कौन सा रिफ्लेक्ट कर रहा है, ताकि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कलर हम उसमें प्रोड्यूस करवा सकें। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास एफिनिटी और सब्सटेंटिविटी की अगर हम बात करें तो सिंथेटिक डाइज हमेशा हम इसी तरीके की बनाते हैं जिसकी फैब्रिक के साथ, सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी और सब्सटेंटिविटी हाई हो। नेचुरल डाइज जो हैं बेसिकली वो एक नेचुरल कंपाउंड है, उसका डाई करने का पर्पस है नहीं, वो हम उसको इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी एफिनिटी और सब्सटेंटिविटी लो होती है। इसी तरीके से बात करते हैं कि वो हमारे लिए हार्मफुल हैं या नहीं। ये याद रखिएगा, बहुत सारी सिंथेटिक डाइज इस तरह की हैं जो हमारे लिए ख़तरनाक होती हैं, स्किन के ऊपर कैंसर कॉजिंग रिएक्शंस करवा सकती हैं या फिर एलर्जिक रिएक्शंस करवा सकती हैं। लेकिन नेचुरल डाइज इस तरह की नॉर्मली
नहीं होती हैं, वो कंपैरेटिवली हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती। आगे चलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है क्लासिफिकेशन की, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब किस तरीके से हम डाइस को अप्लाई कर रहे हैं उस बेसिस पे। वैसे तो बहुत सारी क्लासेस होती हैं, लेकिन मैंने 8 क्लासेस यहाँ पर लिखी हैं जिनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। इसको इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। इससे आगे जाके आपको और चीज़ें याद रखना भी आसान हो जाएगा। बेसिकली 4 डाइस का ये ग्रुप है और 4 डाइस का हमारे पास ये ग्रुप है। इस ग्रुप में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? बेसिकली डायरेक्ट डाई है, एसिड डाई है, बेसिक डाई, रिएक्टिव डाई। यहाँ पर हमारे पास है वेट डाई, इंडिगो डाई, सल्फर डाई और डिस्पर्स डाई। ठीक है। अब ये याद रखना क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको इस सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस भी समझ आ जाएगी, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस याद हो गया तो डाई रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी आपको आराम से याद हो जाएंगी। डाइस को हम और किस बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं? उनके चार्जेस की बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं। ऐसी डाइस जो पानी के अंदर जाके आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाती हैं, मतलब पोलर इन नेचर होती हैं, वो आयनिक डाइस कहलाती हैं और वो सॉल्यूबल भी होती हैं। ठीक है। याद रखिएगा ये जो शुरू की 4 डाइज हमने याद करी, ये चारों की चारों कैसी हैं? आयनिक इन नेचर है, मतलब ये सॉल्यूबल हैं। इनको डिसॉल्व करने के लिए हमें ज़बरदस्ती किसी दूसरे केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये पोलर इन नेचर हैं, आयनिक हैं। वहीं पर अगर हम बात करें नॉन आयनिक डाइज की, ये डिसोसिएट नहीं होती पानी के अंदर जाके, आयंस में ब्रेक नहीं हो रही होती, मतलब ये कैसी हैं? इनसॉल्यूबल, क्योंकि ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं। अच्छा, अब इसी के अंदर हमारे पास ये जो 4 डाइस थी इस क्लासिफिकेशन के अंदर, ये चारों किस तरह की हैं? नॉन आयनिक, मतलब इनसॉल्यूबल। इनको डिसॉल्व करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं? डिस्पर्सिंग एजेंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि एक तरह का सरफेक्टेंट होता है जो इसे एमल्सिफाई करके डिसॉल्व कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे सरफेक्टेंट्स या डिटर्जेंट्स ऑयल को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, इन डाइस को डिसॉल्व करने के लिए हमें डिस्पर्सिंग एजेंट यूज़ करना पड़ता है इनिशियली। वहीं पर अगर हम बात करें आयनिक डाइस की, तो आयनिक डाइस ज़ाहिर है 2 तरह की होती हैं। आयन के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आता है या फिर नेगेटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो कैटायनिक डाइस होती हैं, नेगेटिव चार्ज आता है तो वो एनायनिक डाइस होती हैं। शुरू की 4 डाइस के अंदर से बेसिक डाई को हटा के सबके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा होता है? नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। एनायनिक डाइस के अंदर कौन सी आ जाएंगी? डायरेक्ट डाइस, एसिडिक डाइस और रिएक्टिव डाइस। बेसिक डाइस कैटायनिक होती हैं। इस चार्ज की इंपॉर्टेंस आपको आगे कोर्सेज में समझ आएगी, जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि किस किस फाइबर पे कौन सी डाइस किस तरह से अप्लाई की जा सकती हैं और किस चार्ज की बेसिस पे हम डिफरेंट केमिकल्स का सिलेक्शन करते हैं, सॉल्ट्स का सिलेक्शन करते हैं, ताकि वो फैब्रिक के ऊपर अप्लाई हो जाए। आगे चलते हैं। बेसिकली डाइस फाइबर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं, किस तरीके से फाइबर के ऊपर या सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच होती हैं, तो डाई फाइबर इंटरेक्शन में हम वो समझेंगे। यूजुअली हमारे पास 2 मैकेनिज़्म होते हैं डाई फाइबर इंटरेक्शन के। या तो बॉन्डिंग मैकेनिज़्म होता है, मतलब डाई या तो जाके चिपक जाएगी सबस्ट्रेट के ऊपर, या फिर इंट्रैपमेंट मैकेनिज़्म होता है, या तो सबस्ट्रेट के अंदर जाके फंस जाएगी, या तो चिपक रही होगी या फिर उसके अंदर जाके स्टक हो रही होगी। याद रखिएगा, अगर बॉन्डिंग कर रही है तो हमारे पास यूजुअली 3 टाइप्स की बॉन्डिंग्स हो सकती हैं डाइज और सबस्ट्रेट्स के दरमियान। डायरेक्ट डाई के केस में हमारे पास कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एसिडिक या बेसिक डाई के केस में हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग हमारे पास रिएक्टिव डाई कर सकती है सिर्फ। इससे फ़ायदा क्या होता है ये याद रखने से? याद रखिएगा, इसके अंदर नीचे की तरफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। ये याद रखिएगा कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग वाटर के अंदर डिसोसिएट हो सकती हैं, ब्रेक हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा इजीली कौन सी ब्रेक हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। थोड़ा सा भी इसको पानी मिलेगा, ये आराम से फैब्रिक के साथ अपना बॉन्ड तोड़ेगी और लीक आउट होना शुरू हो जाएगी, मतलब ये ब्लीड होना बहुत आसान है इस डाई का, जिसकी वजह से डायरेक्ट डाइस बहुत ज़्यादा बैड क्वालिटी की तस्वर की जाती हैं। क्यों बैड क्वालिटी की तस्वर की जाती हैं? क्योंकि वॉश करने पे फैब्रिक से ये आसानी से ब्लीड हो जाती हैं। आयनिक बॉन्डिंग कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा सस्टेन करेगी, लेकिन आपको पता है कि आयनिक बॉन्डिंग भी वाटर के अंदर जाके एक तरह से डिसोसिएट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द डाई। ये याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर हम कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग इतनी आसानी से ब्रेक नहीं हो रही होती, इतनी आसानी से डिसोसिएट नहीं हो रही होती वाटर के अंदर।
तो सबसे ज़्यादा इन तीनों डाइज में बेहतरीन डाइज कौन सी हैं? रिएक्टिव डाइज हैं, जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई हुई होती है, वाटर में जाके ब्लीड नहीं करेंगी, सबस्ट्रेट को पकड़ के रखेंगी। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। इंट्रैपमेंट मैकेनिज्म, जाहिर है डाइज इंट्रैप हो रही हैं तो कहाँ पे जाके इंट्रैप हो रही हैं याद रखना है। फाइबर्स के अंदर अगर पोर्स हैं तो पोर्स में इंट्रैप होती हैं, या फिर फाइबर के अंदर जो पॉलीमर है उस पॉलीमर के एमॉर्फस रीजन में इंट्रैप होती हैं, जो कि हमने एक तरीके से हीट सेटिंग के अंदर भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, ताकि आप लोगों को क्लैरिफिकेशन उसकी हो सके। ग्लास ट्रांजिशन अचीव करना पड़ता है ताकि एमॉर्फस रीजन फाइबर का या पॉलीमर का खुल जाए और डाई उसमें पेनिट्रेट हो सके। कौन सी डाइज जो हैं पोर्स के अंदर पेनिट्रेट कर सकती हैं, वहाँ पे स्टक हो सकती हैं, वो हमारे पास है वेट, इंडिगो और सल्फर डाइज। वहीं पर अगर हम बात करें डिस्पर्स डाइज की, तो डिस्पर्स डाइज का पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, ये पोर्स में स्टक भी हो जाएगी और आराम से बाहर भी हो जाएगी। तो इसी वजह से डिस्पर्स डाई को हम यूजुअली इस्तेमाल नहीं कर रहे होते पोरस फाइबर्स के लिए। डिस्पर्स डाई को हम वहाँ यूज़ कर रहे होते हैं जहाँ डिस्पर्स डाई ने एमॉर्फस रीजन में पेनिट्रेट होना है। मतलब नॉर्मली हम इसको सिंथेटिक फाइबर्स के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि उनका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर अचीव किया जाए, उसके एमॉर्फस रीजन में पेनिट्रेट करा के वहाँ स्टक कर दिया जाए। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। हमारे पास आगे है फास्टनेस प्रॉपर्टीज़। अब बेसिकली डाइस की फास्टनेस क्या होती है, इसको बहुत गौर से समझिएगा। रेजिस्टेंस अगेंस्ट फेडिंग को हम क्या कहते हैं? फास्टनेस कहते हैं। डिफरेंट रीजंस की वजह से डाइस फेड हो सकती हैं कपड़े के ऊपर से। बिलफर्ज अगर मैंने एक फैब्रिक को बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सनलाइट से एक्सपोज कर दिया तो क्या होगा? वो कपड़ा फेड हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट टाइम वॉश करो तो कलर ब्लीड होता है, उनका कलर फेड हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जिनको रब करो, सरफेस को स्क्रैच करो, जैसे डेनम है उसको जितना सरफेस से स्क्रैच करो उसका कलर फेड हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से कुछ फैब्रिक ऐसे भी होते हैं जिनको हीट करो हाई टेम्परेचर पे तो उनका कलर फेड हो जाता है। तो डिफरेंट तरह की फास्टनेस प्रॉपर्टीज़ होंगी जो कि उन फेडिंग को रेजिस्ट करेंगी। वेट फास्टनेस किस पे डिपेंड कर रही होती है? बॉन्डिंग पे डिपेंड कर रही होती है। बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो वो वाटर के थ्रू फेड नहीं करेगी, बेसिकली बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होगी तो वो नहीं निकल सकती, जिसके अंदर हमारे पास बेहतरीन वेट फास्टनेस किसकी है? रिएक्टिव डाइस की होती है। इसी तरीके से लाइट फास्टनेस जो है किसी भी डाई की, वो किस पे डिपेंड कर रही होती है? डाई के साइज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जितना बड़ा मॉलिक्यूलर साइज़ होगा डाई का उतना ज़्यादा यूवी लाइट की एनर्जी को बर्दाश्त कर पाएगा। छोटा मॉलिक्यूल होगा तो एनर्जी उसमें कंसंट्रेट हो जाएगी और उसके बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से डाई का कलर भी फेड होगा। लेकिन बड़े मॉलिक्यूल्स का कलर फेड नहीं होगा क्योंकि वो लाइट को अपने मॉलिक्यूल के अंदर डिस्पर्स कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से रबिंग फास्टनेस की बात करते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, अगर डाई फैब्रिक के अंदर पेनिट्रेट नहीं हुई है बल्कि फैब्रिक की सरफेस पे एड्जॉर्ब हुई हुई है तो क्या होगा? रब करेंगे तो वो सरफेस से स्क्रैच आउट हो जाएगी। बेसिकली वो रबिंग फास्टनेस से एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजी है। इसी तरह से हम सब्लिमेशन फास्टनेस की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ डिस्पर्स डाई से रिलेटेड होती है, क्योंकि याद होगा हमने डिस्पर्स डाई को कहाँ पेनिट्रेट करवाया है? एमॉर्फस रीजन में पेनिट्रेट करवाया है, जो कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर अचीव होने पे दोबारा से रीओपन हो सकता है। तो उस हाई टेम्परेचर के ऊपर जब हम दोबारा फाइबर को लेके जाएंगे तो क्या होगा? उसका एमॉर्फस रीजन पेनिट्रेट जहाँ पर डाई हुई हुई थी वो दोबारा से खुल जाएगा और डाई लीक आउट हो सकती है। तो इस चीज़ को हम सब्लिमेशन कह रहे हैं। तो सब्लिमेशन फास्टनेस इस तरह की उसकी फेडिंग को रेजिस्ट करने को कहते हैं। रबिंग फास्टनेस रब करने पे डाई की फेडिंग को रेजिस्ट करने को कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये चार मेन टाइप की फास्टनेस प्रॉपर्टीज़ होती हैं डाई के अंदर, जो कि इन पर्टिकुलर फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ हम बात करेंगे डाइंग मेथड्स की। डिफरेंट सबस्ट्रेट के ऊपर डिफरेंट मेथड से डाई अप्लाई की जा सकती है। यहाँ पर मेन हमारे पास वेट प्रोसेसिंग के जो मेथड्स हैं वो तीन होते हैं। या तो एग्जॉस्ट प्रोसेस होता है, या फिर सेमी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, या फिर कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। इस चीज़ को बहुत गौर से समझिएगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स को। इस प्रोसेस को तरीके से समझिएगा। अब देखें, एग्जॉस्ट प्रोसेस और कंटिन्यूस प्रोसेस हमने पहले समझना है, उसी के बाद हमें
सेमी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस समझ में आएगा। एग्जॉस्ट प्रोसेस में बेसिकली क्या हो रहा होता है, हमारे पास प्रोसेस करने के लिए हमारे पास कोई मशीन होती है। उस मशीन के अंदर सबसे पहले तो हम सबस्ट्रेट की फीडिंग करते हैं। ज़ाहिर है फैब्रिक को डाई करना है तो हम मशीन में पहले फैब्रिक डालेंगे पूरा, फिर हम उस मशीन को बंद करेंगे, देन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, हम डाइंग का प्रोसेस मशीन में करेंगे। उसके बाद हम जब डाई फैब्रिक हो जाएगा तो उसको मशीन से निकाल लेंगे। तो 3 चीज़ें हुई, फीडिंग, प्रोसेसिंग और फैब्रिक की डिलीवरी इन दी एंड। तो ये तीनों प्रोसेस एक साथ नहीं हुए बल्कि अलग अलग से हुए। पहले हमने फीड कर दिया पूरा फैब्रिक, उसके बाद हमने प्रोसेस करवाया, देन हमने उसको डिलीवर करवा दिया। तो ये ओवरऑल प्रोसेस अगर इन 3 स्टेजेस में हो रहा है, जो तीनों स्टेजेस एक साथ कैरिड आउट नहीं हो रही, तो उसे हम क्या कहेंगे, एग्जॉस्ट प्रोसेस, जो कि अलग अलग से हो रही हैं तीनों चीज़ें। वहीं पर अगर हम फैब्रिक को डाई करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ करें कि हमारे पास एक कंटिन्यूस फैब्रिक चलता हुआ आ रहा है जो कि एक डाई बाथ के अंदर डिप हुआ है, यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन उसके ऊपर हो गई डाई की, ठीक है, यहाँ पर लगातार फीडिंग भी हो रही है, डाई भी अप्लाई हो गई। फिर हमारे पास फिक्सेशन के लिए डिफरेंट चेम्बर्स होते हैं, हाई टेम्परेचर से गुजारा जाता है ताकि डाई उसके ऊपर फिक्स हो जाए। अप्लाई भी कंटिन्यूसली हो रहा है, फिक्सेशन भी कंटिन्यूसली होती जा रही है, और पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद वो फैब्रिक हमें मिल जा रहा है। यहाँ पर फीडिंग एक दफ़ा नहीं हुई है, फीडिंग लगातार होती जा रही है, प्रोसेस भी लगातार होता जा रहा है डाइंग का और फिक्सेशन का। वहीं पर हमें डिलीवरी भी साथ साथ मिलती जा रही है। तो तीनों की तीनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, फीडिंग, प्रोसेसिंग और डिलीवरी, जिसका मतलब ये तीनों प्रोसेस कंसेक्यूटिवली चल रहे हैं, एक साथ साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कंटिन्यूस प्रोसेस कहेंगे। तो एग्जॉस्ट में हम तीनों चीज़ें अलग अलग से कर रहे थे, कंटिन्यूस में फीडिंग, प्रोसेसिंग और डिलीवरी एक साथ कर रहे होते हैं, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। सेमी कॉन्टिन्यूस क्या होता है इसको समझें। हमारे पास सेमी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में एप्लीकेशन इसी तरीके से कराई जाती है, मतलब एप्लीकेशन के लिए हमने लिकर बात रखा होता है, डाई सॉल्यूशन रखा होता है जहाँ से फैब्रिक डिप होके निकल रहा है, लेकिन वहाँ पे फिक्सेशन चेम्बर्स नहीं होते, वो फिक्स होने के लिए हमने उसे अलग रखना होता है। हमने बस एप्लीकेशन प्रोसेस उसका कंटिन्यूस रखा है, इसी वजह से हम उसे सेमी कॉन्टिन्यूस कह रहे हैं। अप्लाई करने के बाद हम उस डाई को रोल के ऊपर लपेट के साइड में रख देते हैं ताकि रूम टेम्परेचर पे उसकी फिक्सेशन हो। फिक्सेशन जो है यहाँ पे एग्जॉस्ट प्रोसेस के मेथड से हो रही है, मतलब एक ही दफ़ा में हमने इसको पूरा इस रोलर के ऊपर फीड कर दिया और साइड में फिक्सेशन होने के लिए रख दिया, और जब कंप्लीट फिक्सेशन हो जाएगी फिर हम आगे बढ़ा देंगे, डिलीवरी हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो सेमी कॉन्टिन्यूस क्यों कह रहे हैं हम उसको, क्योंकि एप्लीकेशन उसकी कॉन्टिन्यूस है और इसकी फिक्सेशन कैसी है, एग्जॉस्ट है, इसी वजह से हम इसको सेमी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कह रहे होते हैं। एग्जॉस्ट में पूरा का पूरा प्रोसेस एग्जॉस्ट होता है, कॉन्टिन्यूस में पूरा प्रोसेस कॉन्टिन्यूस होता है। यहाँ पर एक प्रोसेस हमारे पास एग्जॉस्ट है और एक प्रोसेस कॉन्टिन्यूस है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है यार्न डाइंग से रिलेटेड। ये जो ऊपर हमने टर्म्स पढ़ी थी ये यहाँ पर भी यूज़ होती रहेंगी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ज़रा इसको समझिएगा। आपको पता होना चाहिए हर प्रोसेस का कि वो एग्जॉस्ट है, कॉन्टिन्यूस है, सेमी कॉन्टिन्यूस है। अगर हम एक कोन को डाई कर रहे हैं, हमने यार्न की एक कोन बना ली, उसको डाई बाथ में डाल दिया और डाई कर लिया किसी तरीके से, इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा, मैं आगे के कोर्सेज में आप लोग पढ़ लेंगे। कोन की फॉर्म में हम उसे डाई कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगी, कोन डाइंग कहलाएगी या फिर पैकेज डाइंग कहलाएगी, ठीक है। लेकिन इशू क्या आ रहा है, देखें, अगर हमारे पास एक कोन बनी हुई है तो सरफेस के ऊपर डाई ज़्यादा पेनिट्रेट होगी, अंदर इतना ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से सरफेस के यार्न के ऊपर ज़्यादा डार्क शेड आ जाएगा और अंदर लाइट शेड होगा। इस वजह से इसके अंदर कलर वेरिएशन आ सकती है। इस कलर वेरिएशन को कम करने के लिए और कलर की पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम इसकी लूज वाइंडिंग करते हैं। याद रखिएगा पैकेज डाइंग के अंदर कोन की कैसी वाइंडिंग होनी चाहिए, लूज वाइंडिंग होनी चाहिए। और ये भी याद रखिएगा ये जो कलर वेरिएशन आती है इसके अंदर, सरफेस का यार्न ज़्यादा डार्क हो जाता है, अंदर वाला लाइट हो जाता है, जितना लाइटर शेड चाहिए होगा उतनी ये वेरिएशन कम से कम होगी। लिहाजा इस प्रोसेस को हम लाइट शेड्स के लिए प्रेफर करते हैं। लेकिन फिर भी इसको यूज़ क्यों किया जाता है इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी, क्योंकि इसकी कॉस्ट लो होती है। तो इसका मतलब है कोई और प्रोसेस भी होता होगा जिसमें ये प्रॉब्लम्स ना आए, ज़ाहिर है बिल्कुल होता है। हमारे पास यहाँ मसला क्या था कि यार्न काफ़ी कॉम्पैक्ट फॉर्म में था, जिसकी वजह से डाई की सही से पेनिट्रेशन नहीं हो रही थी, वेरिएशन आ रही थी। तो हमारे पास एक और फॉर्म है, हम यार्न को सबसे पहले क्या करते हैं, पूरा अनवाइंड कर लेते हैं और इस तरह से एक बंडल बना लेते हैं, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, हैंक कह रहे होते हैं। अब समझिए,
हैंक के अंदर बेसिकली यार्न कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं है बल्कि लूज फॉर्म में। अगर यार्न लूज फॉर्म में होगा तो डाई की पेनिट्रेशन ज़्यादा बेटर तरीके से हो सकेगी, जो कि डार्क शेड्स के लिए प्रेफर किया जाता है, लेकिन इसकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है। डाई के ज़्यादा इस्तेमाल होने से इसकी कॉस्ट नहीं बढ़ती, बल्कि किस वजह से बढ़ती है गौर से समझें। हमारे पास यार्न जो स्पिनिंग में बन रहा होता है वो कोन के ऊपर होता है, हमने उसकी अनवाइंडिंग करी तो अनवाइंडिंग की कॉस्ट आती है, और जब ये डाई हो जाता है तो उसके बाद उसकी रीवाइंडिंग करनी होती है, तो रीवाइंडिंग की कॉस्ट आती है। तो दो एडिशनल प्रोसेस हमारे पास बढ़ जाते हैं, इसीलिए हैंग डाइंग हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही होती है। ये चीज़ याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों ही मेथड इंडिविजुअल यार्न्स के लिए किए जा रहे होते हैं, पूरी वार्प शीट के लिए नहीं किए जा रहे होते, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बिलफर्ज हमने एक फैब्रिक बनाना है जिसके अंदर चेक इफेक्ट है, तो चेक इफेक्ट के लिए पूरी वार्प शीट को हमने सेम कलर से डाई नहीं करना, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर से यार्न्स को डाई करना होगा। तो हम या तो ये प्रोसेस यूज़ करेंगे या फिर हैंग डाइंग का प्रोसेस यूज़ करेंगे, ताकि डिफरेंट कलर्ड यार्न्स हमें उस पर मिल सकें। ठीक है, आगे आ जाते हैं, हम बीम डाइंग की बात करते हैं। बीम बेसिकली क्या होती है, पूरी की पूरी वार्प शीट हमारे पास एक रोलर पे लिपटी होती है, जैसे हम बीम कह रहे होते हैं। उस पूरी बीम को हम एक साथ ही अगर डाई कर लें तो ये क्या कहलाती है, बीम डाइंग कहलाती है, जहाँ पे पूरी वार्प शीट एक साथ डाई हो रही है। अब जाहिर है हम उस केस में चेक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये इसी वजह से चीपेस्ट प्रोसेस है, क्योंकि इसके बाद कोई एडिशनल प्रोसेस हमने इसके ऊपर नहीं करना होता। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास रोप डाइंग या स्लैशर डाइंग। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्लैशर डाइंग के अंदर और रोप डाइंग के अंदर, उसको समझते हैं। ओवरऑल प्रोसेसिंग तकरीबन सिमिलर होती है, बस फॉर्म्स का डिफरेंस होता है। स्लैशिंग कौन सा प्रोसेस होता है, हमने पढ़ा था बेसिकली साइजिंग को ही हम स्लैशिंग भी कह रहे होते हैं। साइजिंग के अंदर एक साइजिंग बात होता है बस। अब सपोज करें कि उसी साइजिंग बात के अंदर साइजिंग एजेंट की बजाय मैं क्या डाल दूं, डाई सॉल्यूशन डाल दूं, और वो पूरी की पूरी वार्प शीट उस डाई सॉल्यूशन में डिप होके गुजरे, तो ये क्या कहलाएगी, स्लैशर डाइंग कहलाएगी। पूरी की पूरी वार्प शीट को हम कंटिन्यूस प्रोसेस में डाई कर रहे हैं एक तरीके से, तो ये क्या कहलाएगी, स्लैशर डाइंग। ठीक है, ये याद रखिएगा। स्लैशर डाइंग के अंदर जितने भी वार्प यार्न्स होते हैं सबके ऊपर इवन शेड्स आ रहे होते हैं। वहीं अगर हम रोप डाइंग की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो ये समझ लीजिएगा रोप डाइंग करने के लिए हमने एक तरीके से बॉल वार्पिंग करनी होती है। बेसिकली हमने डिफरेंट नंबर ऑफ वार्प यार्न्स को कलेक्ट करके उसका एक बंडल बनाना होता है, और उस बंडल को फिर हम कंटिन्यूसली प्रोसेस कर रहे होते हैं, जिसको हम रोप कहते हैं। ठीक है, रियलिटी में वो कोई रोप नहीं होती है, हमारे पास वो एक यार्न बंडल होता है। ठीक है, बंडल बनाने की वजह से इसके अंदर डिफरेंट पेनिट्रेशन होती है, सरफेस वाले यार्न में ज़्यादा हो जाती है, अंदर वाले में कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक ऑथेंटिक डेनम लुक आ रहा होता है। लेकिन अगर हम स्लैशर डाइंग करेंगे तो सारे के सारे वार्प यार्न्स के अंदर इवन पेनिट्रेशन होगी। रोप डाइंग तब प्रेफर की जाती है जब हमें डिफरेंट पेनिट्रेशन चाहिए हो वार्प यार्न्स के अंदर। तो ये इस प्रोसेस के अंदर डिफरेंस है बस फॉर्म्स का। और ये भी डिफरेंस है कि इसके लिए हमें क्या करनी होती है, बॉल वार्पिंग करनी होती है। इसके अंदर हमारे पास नॉर्मल बीम वार्पिंग से भी काम चल जाएगा, एक बीम मिल जाएगी हमें जिसकी बेसिस पे हम स्लैशर डाइंग कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं, हमारे पास आगे का क्या प्रोसेस है। बेसिकली यार्न डाइंग की तो हमने बात कर ली कि यार्न को किस किस फॉर्म्स में हम डाई कर सकते हैं। अब बेसिकली हम बात करेंगे फैब्रिक डाइंग के बारे में। फैब्रिक डाइंग भी हमारे पास तीनों तरीके से हो सकती है, एग्जॉस्ट, सेमी कॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से। एग्जॉस्ट डाइंग की मशीनरीज कौन सी होती हैं उनके बारे में बात करते हैं फ़िलहाल हम। उस चीज़ को समझने से पहले ये याद रखिएगा कि फैब्रिक की दो तरह की फॉर्म्स यूज़ हो सकती हैं एग्जॉस्ट डाइंग के प्रोसेस के अंदर। एक हमारे पास ओपन विड्थ फॉर्म होती है जहाँ पे फैब्रिक को खुला हुआ होता है, और दूसरी हमारे पास रो फॉर्म होती है जहाँ पे फैब्रिक को एक तरीके से रोल किया हुआ होता है, ताकि वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करे और ज़्यादा से ज़्यादा फैब्रिक एक साथ डाई किया जा सके, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ओपन विड्थ के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा जगह घेर रहा होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाती है। इसकी मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। सपोज़ करेंगे ये पेपर एक तरह का फैब्रिक है, और यहाँ पर इसी तरह के एक फैब्रिक को मैंने फोल्ड करके एक रोप की फॉर्म में बना दिया है। तो ये हमारे पास ओपन विड्थ फॉर्म कहलाएगी, और ये हमारे पास रोप फॉर्म कहलाएगी। अब एक इशू यहाँ पर आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि अगर मैं इस वाले फैब्रिक की फॉर्म में डाई करूँगा तो किसी भी तरह के मार्क्स नहीं आएंगे, उसकी सरफेस के ऊपर इवन पेनिट्रेशन होगी। वहीं पर अगर मैं रोप की फॉर्म में फैब्रिक को डाई करूँगा तो रिंकल्स की वजह से
अनइवन पेनिट्रेशन होगी, फैब्रिक की एक्सपोज साइड के ऊपर ज़्यादा डाई जाएगी, जो अनएक्सपोज साइड है उसके ऊपर कम डाई जाएगी, जिसकी वजह से रिंकल के मार्क्स आ जाएंगे जिनको हम रोप मार्क्स कह रहे होते हैं। इस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है हम इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। देखें समझें, हमारे पास सबसे पहली जो मशीन है वो है केयर मशीन, जो सबसे पुरानी मशीन है हमारे पास। ये एक बहुत बड़े साइज़ का कंटेनर होता है जिसके अंदर जो रेड लाइन नज़र आ रही है आपको, वो क्या नज़र आ रही है, फैब्रिक नज़र आ रहा है। इसके अंदर फैब्रिक को हम रोप की फॉर्म में डाल रहे होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैब्रिक सेम टाइम में डाई किया जा सके। ठीक है, उसके बाद फिर हम फैब्रिक को डाई लेकर से भर देते हैं अच्छा खासा, और फिर नीचे बर्नर लगा हुआ होता है, हम उसे हीट कर देते हैं। अच्छा याद रखिएगा, अगर हम डाई को, फैब्रिक को या फिर डाई लिकर को सर्कुलेट नहीं करेंगे तो रोप मार्क्स बढ़ सकते हैं, ज़्यादा आ सकते हैं। लिहाजा हमने इसके अंदर एजिटेशन करनी होती है, मूवमेंट करानी होती है। तो हम किसी एक चीज़ की मूवमेंट करा लेते हैं। ज़ाहिर है इस मशीन को पैक किया हुआ होता है तो फैब्रिक को तो मूव करा नहीं सकते हम, तो हम क्या करते हैं, पाइप नीचे से लेके ऊपर तक कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे एक सर्कुलेशन पंप लगा देते हैं जो कि इसके वाटर को सर्कुलेट करता रहता है, जिसकी वजह से रोप मार्क्स थोड़े से मिनिमाइज हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, केयर मशीन के अंदर रोप मार्क्स सबसे ज़्यादा आ रहे होते हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लिकर सर्कुलेट हो रहा है, फैब्रिक मूव नहीं हो रहा है। इसी तरीके से विंच मशीन की बात करते हैं। विंच मशीन के अंदर भी फैब्रिक को रोप की फॉर्म में ही मूव कराया जा रहा होता है, रोप की फॉर्म में ही डाई कराया जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को मूव करा रहे होते हैं। इसका स्ट्रक्चर एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, वरना डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स आप लोगों को आगे कोर्सेज में मिल जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ये रेड कलर की जो लाइन नज़र आ रही है, आपके पास फैब्रिक इमेजिन करना है इसको। ठीक है, इस तरीके से चल रहा होता है फैब्रिक, लगातार यहाँ पे फैब्रिक भी लिकर में सर्कुलेट हो रहा है और लिकर को भी बार बार सर्कुलेट कराने के लिए सर्कुलेशन पंप लगाया हुआ है और हीट भी किया जा रहा है साथ साथ। अच्छा याद रखिएगा, फैब्रिक क्योंकि गीला होता है तो इसको आगे की तरफ बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे एक इलिप्टिकल रोलर लगा होता है। अगर रोलर बिल्कुल ये वाला सर्कुलर होता तो उसके ऊपर स्लिप होता जाता, फैब्रिक आगे नहीं बढ़ सकता था। इसीलिए हमने यहाँ पर इस रोलर को कैसा रखा है, इलिप्टिकल फॉर्म में रखा है ताकि फैब्रिक को उठा के आगे पुश कर सके। यहाँ पर हम फैब्रिक और लिकर दोनों को एक साथ सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से रोप मार्क्स कंपैरेटिवली मिनिमाइज हो जाएंगे। आगे आ जाते हैं जिगर मशीन के ऊपर। जिगर मशीन के अंदर बेसिकली ज़ाहिर है लोग रोप मार्क्स से तंग आ चुके थे, तो उस प्रॉब्लम को वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक एग्जॉस्ट की मशीन इस तरह से डिज़ाइन की कि उसके अंदर फैब्रिक को ओपन विड्थ में चलाना शुरू कर दिया। यहाँ पर हमारे पास फैब्रिक इनिशियली एक रोलर के ऊपर होता है और इसको सॉल्यूशन में से ट्रेवल करा के दूसरे रोलर के ऊपर भेजा जा रहा होता है। उसी प्रोसेसिंग के दौरान क्या होता है, फैब्रिक के ऊपर डाई भी अप्लाई हो जाती है। तो एक तरह से ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इंटरनली एक तरह का कंटिन्यूस प्रोसेस लग रहा है आपको ये, ठीक है। लेकिन एक इशू यहाँ पर आ सकता है, अब जैसे जैसे फैब्रिक डिप हो के दूसरे रोलर पे ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो वो अपने साथ साथ डाई भी लेके जा रहा होता है, तो डाई कंसंट्रेशन इस लिकर बाथ के अंदर कम हो सकती है, जिसकी वजह से आगे वाले फैब्रिक पे डार्क शेड और पीछे वाले फैब्रिक पे लाइट शेड हो सकता है, जिसको हम टेलिंग इफेक्ट कहते हैं, जो कि डाइंग इंडस्ट्री की एक कंटिन्यूस प्रोसेस की प्रॉब्लम है। उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक डोजिंग टैंक होता है। यहाँ पर नोट कर लिया जाता है कैलकुलेशन के लिहाज से कि किस लिहाज से उसकी डाई की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो रही है, उसी लिहाज से लगातार डाई की कंटिन्यूस फीडिंग करा दी जाती है यहाँ से, ताकि उसके अंदर कंसंट्रेशन की वेरिएशन ना आए और टेलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो। लेकिन जाहिर है हमने फैब्रिक को ओपन विड्थ की फॉर्म में यूज़ किया है तो कम फैब्रिक यूटिलाइज हो रहा है, कम फैब्रिक ज़्यादा टाइम ले रहा है डाई होने के अंदर। तो जिगर की मशीन कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं दे पा रही होती है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर हम फैब्रिक को सर्कुलेट कर रहे हैं अच्छे तरीके से ओपन विड्थ की फॉर्म में, रोप मार्क्स का नाम और निशान भी नहीं होगा क्योंकि फैब्रिक को रोप मार्क्स में हमने नहीं रखा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ज़ाहिर है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने क्या करना है, फैब्रिक को रोप की फॉर्म में चलाना है। तो हमारे पास और बेहतर मशीन कौन सी होती है, फिर जेट मशीन होती है। जेट मशीन के अंदर भी हम फैब्रिक को रोप की फॉर्म में चला रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे रोप मार्क्स नेग्लिजिबल अमाउंट में आ रहे होते हैं। इतना ज़्यादा कैसे मिनिमाइज़ करते हैं हम उसको इस बारे में समझते हैं। रोप मार्क्स बेसिकली आते क्यों हैं, हमने पीछे पढ़ा कि रोप मार्क्स क्यों आ रहे होते हैं, अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा होता डाई लेकर उसमें, इस वजह से हमारे पास फैब्रिक में रोप मार्क्स आ जाते हैं। तो उसको और बेहतर पेनिट्रेट करवाने के लिए हमारे पास यहाँ पे
जेट लगा हुआ होता है, मतलब बहुत हाई प्रेशर जेट होता है जो कि फैब्रिक में उसी डाई लिकर को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के साथ इंजेक्ट करवाता है, जिसकी वजह से ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि डाई अच्छे से पेनिट्रेट ना हो। डाई बहुत अच्छे तरीके से हाई प्रेशर पे पेनिट्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से रोप मार्क्स मिनिमाइज हो जाते हैं हमारे पास, और उसी हाई प्रेशर की वजह से फैब्रिक भी आगे बढ़ता जाता है और ये सर्कुलेशन चलती रहती है। यहाँ पर भी फैब्रिक और लिकर दोनों सर्कुलेट हो रहे हैं और रोप मार्क्स भी मिनिमाइज हो गए। लेकिन डेलिकेट फैब्रिक्स के लिए ये वाला प्रोसेस एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर डेलिकेट फैब्रिक होगा तो उसके अंदर वाफ वेफ्ट स्लिप हो सकते हैं, फैब्रिक की क्वालिटी में वेरिएशन आ सकती है, डिफरेंट तरह के मसले मसाइल आ सकते हैं इस प्रोसेस के अंदर अगर डेलिकेट फैब्रिक होगा। वरना रोप मार्क्स मिनिमाइज कर रहा है, हाई प्रोडक्शन है, बेहतरीन प्रोसेस है एक तरह का। इसी तरह से हम कंटिन्यूस प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं। कंटिन्यूस डाइंग के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं हमारे पास, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके अंदर मशीन्स कंपैरेटिवली कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। इसी वजह से लोकल मैन्युफैक्चरर्स, लोकल जो कंपनीज़ हैं वो इसको कंटिन्यूस प्रोसेस को अफोर्ड नहीं कर पाती। अब हमारे पास कंटिन्यूस प्रोसेस में जो एप्लीकेशन हो रही होती है, डाई अप्लाई हो रही होती है, लिकर बात के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ पे हमारे पास पैडर्स होने चाहिए। पैडर्स क्या थे, वो दो रोलर्स थे जो कि डाई को स्क्वीज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ डाई उसके ऊपर जाने से रोक रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिक डोजिंग टैंक होता है। इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, ताकि टेलिंग इफेक्ट को ख़त्म कर सके। और ज़ाहिर है बग़ैर लिकर बात के तो हम ये प्रोसेस कर ही नहीं सकते, हमारे पास डाई का लिकर कहाँ होगा। इसी वजह से हमारे पास लिकर बात का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह का लिकर बात के कम से कम उससे एफ्लुएंट प्रोड्यूस हो सके, कम अमाउंट ऑफ लिकर में हम ज़्यादा फैब्रिक को डाई कर सकें। आगे चलते हैं। अब फिक्सेशन कराने से पहले ड्राइंग का प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि डिफरेंट तरह के इश्यूज़ ना आए। वो कौन से इश्यूज़ हैं आपको आगे कोर्सेज में पता चल जाएगा। नॉर्मली हम ड्राइंग प्रोसेस कराने के लिए थर्मोसोल या स्टैंटर का इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन एक ही जैसी चीज़ होती है। आईआर ड्रायर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखिएगा थर्मोसोल या स्टैंटर से हम ड्राई भी करा सकते हैं और फिक्सेशन भी करा सकते हैं। वहीं पर कुछ प्रोसेस इस तरह के होते हैं जहाँ पे हमें स्टीमर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टीमर कभी भी ड्राई नहीं कराता, बल्कि स्टीमर सिर्फ और सिर्फ क्या कराता है, डाई की फिक्सेशन कराता है अच्छे तरीके से। फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं। फैब्रिक डाइंग हमने पढ़ ली। अब हम गारमेंट डाइंग के बारे में एक बेसिक सा आइडिया ले लेते हैं कि गारमेंट को किस तरह की मशीन में डाई किया जाता है। गारमेंट डिफरेंट डिफरेंट पीसेस होते हैं एक तरह से इंडिविजुअल, तो उनको किसी कंटिन्यूस प्रोसेस से नहीं किया जा सकता कभी भी। इंडिविजुअल पीसेस होते हैं, जाहिर है, इसी वजह से हम उनको एक तरह के एग्जॉस्ट प्रोसेस में ही डाई कर सकते हैं। डाई के लिए हम लोग गारमेंट वॉशिंग की मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली हमारे पास गारमेंट वॉशिंग की जो मशीन्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, या तो एक फ्रंट लोड मशीन होती है, एक टॉप लोड मशीन होती है। नॉर्मली जो घरों में वॉशिंग मशीन्स होती हैं आपने टॉप लोड देखी है, जहाँ पे गारमेंट्स ऊपर से डाल रहे होते हैं। वरना एक फ्रंट लोड होती है जिसमें सामने से उसमें गारमेंट डाले जाते हैं, उसके बाद उसका दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और प्रोसेस हो रहा होता है। ये जो फ्रंट लोड मशीन होती है इसे हम कहते हैं टम्बल वॉश। ये बहुत बड़े साइज़ की मशीन इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती है गारमेंट डाइंग के लिए। ठीक है, क्यों इस मशीन का इस्तेमाल किया गया, फ्रंट लोड का, टॉप लोड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? बेसिकली टॉप लोड फैब्रिक को पानी से अलग नहीं कर पा रहा होता है, पानी के साथ साथ ही उसको रोटेट कर पा रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो फ्रंट लोड है बेसिकली ये क्या करती है, फैब्रिक को उठा उठा के पानी से अलग कर रही होती है बार बार, ताकि अच्छे से वो एजिटेशन हो सके, अच्छे से डाई उसके अंदर पेनिट्रेट कर सके। ये इसी वजह से हम यहाँ पर टम्बल वॉशिंग मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर बेटर एजिटेशन।